टेक्निक्स। ठीक है, मैटर के बारे में आप लोगों ने जाना। ठीक है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थों के बारे में जाना। जब हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो शुद्ध पदार्थ कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं भाई? एलिमेंट्स और जो कंपाउंड होता है उसको हमने किस में रखा? शुद्ध पदार्थ। बाकी किस में आते हैं? मिक्सचर्स में। ठीक है, और मिक्सचर के भी अलग अलग टाइप आप लोगों को बताएं। आज जो पदार्थ है हमारे पास, कोई मिक्सचर है हमारे पास, उसको अलग कैसे करते हैं, उसके लिए बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक होती है। क्या होती है? बहुत सारी टेक्निक्स। हम डेली जो है इन टेक्निक्स का प्रयोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। वो चाहे आपके किचन में चाय छाननी हो, ठीक है, या मलाई को हटाना हो, हटाते हैं मलाई, ठीक है, या आपके खेतों में जो काम करते हैं, चाहे वो छलनी से छानना हो, ठीक है, या जो हमारे पास क्या होता है, सुप्पा होता है, उससे फटकते हैं। तो अलग अलग टेक्निक्स होती है। ठीक है, इसके लिए दो या दो से अधिक पदार्थों को अलग करना, सेपरेट करना। क्या करना है? सेपरेट। तो उसके लिए क्या होती है? अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा होगा, क्या है ये? कौन सा मेथड बताया यहाँ पे? बताओ कौन सा मेथड है? इवोपरेशन, या इसको वाष्पन भी कहते हैं, या वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेटिंग ए वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम ए नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। अब जो ये वाष्पन की टेक्निक्स है, ये उसी को तो हम सेपरेट करेंगे। जो दो या दो से अधिक हमारे पास क्या है? मिक्सचर है। उसमें अगर एक क्या है? वाष्पशील है। एक पदार्थ क्या, उसमें एक घटक उसका क्या है? वाष्पशील है। और दूसरा घटक क्या है? दूसरा क्या है भाई? दूसरा अवाष्पशील। दूसरा क्या है? अवाष्पशील। दिख रहा है भाई? तो ये हमारे पास क्या है? कोई क्या है? इसमें मिक्सचर है। एक उसमें क्या है? वोलेटाइल है, एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील, जो उड़ता है। थोड़ा सा टेम्परेचर देने पे क्या हो जाता है? उड़ जाता है। और नॉन वोलेटाइल मतलब जो टेम्परेचर बढ़ाने पे एकदम क्या नहीं होता है? उड़ता नहीं या वाष्पीकृत नहीं होता है। तो ये जो इवोपरेशन की जो टेक्निक है, ये किसके लिए होता है? जैसे हमारे पास क्या है, किसका सॉल्यूशन है? सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? सॉल्ट और वाटर का। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर आपको कहा जाए कि इससे हमको सॉल्ट अलग करना है, नमक अलग करना है और पानी अलग करना, तो कैसे करेंगे? वाष्पीकरण की विधि के द्वारा। अरे बात समझ में? जैसे क्या है, समुद्र का पानी है। समुद्र का पानी होता है ना, इसमें क्या होता है? नमक होता है। तो जब ज्वार आता है तो यहाँ आसपास क्या बने रहते हैं? खेत बने रहते हैं। ज्वार आता है तो ये पानी इन खेतों में चला जाता है, इन फील्ड में चला जाता है। ठीक है, भाटा आएगा तो जो बाकी पानी है वो तो नीचे उतर जाएगा, लेकिन जो पानी यहाँ चढ़ा था वो खेतों में अटक जाएगा ना। तो ये बड़े बड़े जो फील्ड होते हैं, ये किसके हो जाते हैं? किसके होते हैं भाई? नमक के बड़े बड़े फील्ड रह जाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से हम जो रॉ मटेरियल है नमक का वो लेते हैं। तो वो भी क्या है? इवोपरेशन की टेक्निक है। वो नेचुरली हो रहा है, यहाँ पे हम लैब में हम आर्टिफिशियली करते हैं। तो जो वाष्पीकरण है, एक्चुअली ये क्या है? एक वाष्पीकरण क्या होती है? एक सतही घटना होती है। वाष्पीकरण हमेशा क्या होगा? लिक्विड की सतह से प्रारंभ होगा और तब तक होगा जब तक कि उसमें जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो उपस्थित। ठीक है, तो ये हो गया वाष्पीकरण। क्या हो गया? वाष्पीकरण। लैब में हम बर्नर का यूज करके, ये क्या है? इसमें ये वायर गोज होती है। किसी भी बैटरी डिश या ये इसके ऊपर क्या है? वार गिलास का हम यूज करेंगे तो डायरेक्ट गर्म नहीं करते हैं, उसके बीच में क्या रखते हैं? तार की जाली रखते हैं। क्या रखते हैं भाई? क्योंकि डायरेक्ट हीट से कांच जो है फट सकता है, समझ रहे हो? तो ये हम लैब में करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी टेक्निक हो गई सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वो इसमें कार्य करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा आप लोगों ने? ये कुछ दिख रहा है यहाँ पे? ये दिख रहा? कुछ दिख रहा है? ये इस तरह से घूमने वाला है ना, स्पिनर है। ये भी क्या है? स्पिनर है कि नहीं है ना? तो ये हाथ से घुमाते हैं तो ये जो छोटी छोटी बोतलें इसमें रखी हुई है ना, तो वो भी घूमती तेजी से। ठीक है, तो क्या होता है? दो या दो से अधिक हमारे पास क्या है? ऐसे कंपोनेंट हैं। ठीक है, जो क्या है? जिनकी क्या है? डेंसिटी क्या है? अलग अलग है। डेंसिटी क्या है? अलग अलग है। तो इस डेंसिटी, जब हम तेजी से इसको घुमाते हैं, किसी भी द्रव को घुमाते हैं, तो क्या होता है? जो अलग अलग डेंसिटी के जो कंपोनेंट होंगे ना, वो अलग सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेपरेट। उदाहरण के लिए घरों में हम मट्ठा लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं? दूध को छाछ बनाते हैं तो क्या करते हैं? वो परेड़ा होता है ना, रोडे परेड़ा जो होता है ना, तो उससे क्या करते हैं? हम तेजी से घुमाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है? जो क्रीम है यानी कि मक्खन है वो ऊपर आ जाता है, और जो उसमें लिक्विड पार्ट है वो क्या हो जाता है? नीचे रह जाता है।
तो क्या है उसमें कौन सा बल लग रहा है, अपकेंद्रीय बल। तो ये प्रोसेस क्या है, अपकेंद्रण की है। कौन सी प्रोसेस है? तो अगर आपको कोई पूछे कि जब हम दूध से अगर क्रीम निकालें तो कौन सा मेथड यूज होता है, तो कौन सा मेथड होता है, अपकेंद्रण। तो इसमें ये लिखा हुआ है, क्या लिखा, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल एंड लाइटर पार्टिकल फ्रॉम ए मिक्सचर बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन, ये तो खैर एक मशीन का रूप दे रखा है, लेकिन वो भी एक सिंपल मशीन है जिसको हम सालों साल से घरों में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो कौन सी मशीन होती है, अपकेंद्रीकरण मशीन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन। कौन सी मशीन, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। जैसे ब्लड को भी है ना, ब्लड को जब ले जाते हैं किस पे, सैंपल ले जाते हैं भर के, तो क्या है उसको पहले सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो उसके जो ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट है वो अलग अलग हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो अपकेंद्रण समझ में आ गया। ऐसे ये क्या है, ये स्पिनर है, इसको तेजी से घुमाएंगे, या ये है आपके पास, ये दिख रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है, एक अपकेंद्रण की वो है, अपकेंद्रण की क्या है, प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है, अपकेंद्रण। तो घरों में हम जनरली इसका यूज करते हैं जब हम दूध दही से मक्खन को अलग करते हैं। ठीक है, बहुत पुराना मेथड है। और आधुनिक जो मशीनें हैं तो उसमें कौन सी यूज होती है, वॉशिंग मशीन का नाम सुना? कितनों के घरों में वॉशिंग मशीन है? एक के घर में सिर्फ वॉशिंग मशीन है। अभी तक गाँव में कम लोग यूज करते हैं वॉशिंग मशीन। ठीक है, और जो वॉशिंग मशीन है ये भी इसी मैकेनिज्म पर काम करती है, अपकेंद्रीय बल पे काम करती है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, तेजी से कपड़ों को घुमाते हैं लिक्विड में, तो क्या होगा, कपड़े अलग और लिक्विड अलग, और उसके जो डेंसर पार्टिकल, जो उसमें मैल होता है, जो उसके धूल कण इत्यादि होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो क्या है वो एक टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन है। आज बात समझ में? तो कौन सा बल यूज होता है, अपकेंद्रीय बल। लिख भी लो इसको, कौन सा बल यूज होता है, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम थोड़ा सा क्या है दूध सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में लेते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको अगर हम तेजी से अगर क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो इससे क्या होता है, क्रीम अलग हो जाती है और मिल्क क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्रीम क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और मिल्क क्या हो जाता है, जो लिक्विड वाला जो पार्ट है वो अलग हो जाता है। तो अपकेंद्रण को हम इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब है, अभी मैंने आपको प्रयोगशाला में दिखाया था कि सेपरेटिंग फनल्स क्या होते हैं। ठीक है, और एक खाली बोतल से भी हम इसको बना सकते हैं। नीचे क्या है, इसमें एक स्टॉपर लगा देना है, और अलग अलग इसमें क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि हम उन लिक्विड्स के लिए उसको यूज करते हैं जो इमिसिबल होते हैं, यानी कि अमिश्रणीय होते हैं। लिक्विड आपस में तो मिल गए, लेकिन एक दूसरे के साथ क्या नहीं करते हैं, घुल नहीं जाते हैं। तो ऐसे लिक्विड्स के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं, प्रभाजी कीप का यूज करते हैं। क्या नाम है इसका, प्रभाजी कीप। ठीक है, तो जो ऐसे टॉपिक हैं उनको लिख दिया करो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं। समझ गए? तो क्या नाम है इसका, प्रभाजी कीप। तो इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक हम क्या लेते हैं, जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी क्या है, बाइक या स्कूटर में तेल के साथ पानी चला जाता है, और क्योंकि अगर तेल के साथ पानी चला गया तो स्कूटर बंद हो जाता है, स्टार्ट नहीं होता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती है, आपको पता है? ये माना क्या है, ये क्या है, ये आपका टैंक है, किसका, पेट्रोल की या डीजल की टंकी है गाड़ी की। ठीक है, तो अगर इसमें क्या हो गया, डीजल पेट्रोल मिल गया, तो क्या होता है, पानी की डेंसिटी या पानी जो होता है वो नीचे रह जाता है, और तेल क्या रह जाता है, ऊपर। ठीक है, तो क्या होता है, माना इतना इसमें पानी मिल गया, हालांकि इसको हल्का सा इसमें शायद छोड़ा रहता है कंपनी वालों ने, लेकिन नहीं है। तो अगर यहाँ से क्या है, एक पाइप आ रहा है, तो माना तेल इस पाइप तक आ रहा है, तो गाड़ी के इंजन में क्या जा रहा है, पेट्रोल की जगह क्या जा रहा है, पेट्रोल की जगह पानी चला गया। अब पानी से तो तुम्हारा गाड़ी चलेगी नहीं है ना, चलेगी नहीं, चलेगी, तो गाड़ी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। गाड़ी क्या हो जाएगी भाई, बंद हो जाएगी। तो फिर क्या है, फिर मिस्त्री के पास जाना पड़ता है, पूरी टंकी को उलटना पड़ता है। फिर वो क्या करेगा, ऊपर से जो पेट्रोल है उसको, हालांकि उस सेपरेटिंग फैनल का यूज भी कर सकता है, लेकिन वो जनरली क्या कर देता है, ऐसे ऊपर से तेल अलग निकाल देता है, नीचे थोड़ा बहुत पानी बचता है उसको हटा देता है, फिर वही तेल तुम्हारी टंकी में डाल देता है। लेकिन उसका सबसे आसान तरीका है सेपरेटिंग फनल का यूज करके। इसका यूज करके, सेपरेटिंग फनल या प्रभाजी कीप का प्रयोग करके। कौन सी कीप है ये, प्रभाजी कीप का प्रयोग करके। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे हमने क्या करा, 2 ऐसे लिक्विड लिए जो इमिसिबल है, एक दूसरे से अमिश्रणीय है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इसमें ये वाटर है और ये क्या है, केरोसिन है। ठीक है, या इसमें अगर हम कुछ और लिक्विड, या इसमें पेट्रोल भी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, पेट्रोल। ठीक है, तो क्या होगा कि पेट्रोल अलग
पेट्रोल का इसमें क्या होगा, अलग लेवल होगा, केरोसिन का अलग लेवल होगा और वाटर का अलग। तो इस स्टॉपर से हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे और जब तक ये वाटर लेवल यहाँ पे नहीं आ जाए, खत्म ना हो जाए, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। जैसे वाटर निकल जाएगा वैसे हम इसको स्टॉप कर देंगे। इसको अलग बीकर में रखा, फिर हम दूसरा बीकर लाएंगे यहाँ पे, उसमें क्या है, केरोसिन को निकाल देंगे। ये भी जब नीचे आ जाएगा तो फिर हम तीसरा लेके आएंगे, उसमें हम पेट्रोल निकाल देंगे। तो इस प्रकार से प्रभाजी की काम करती है। आगे बात समझ में? तो इसमें आपने सेपरेटिंग फनल जो है प्रभाजी की, ये अलग अलग जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको अलग करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। अब एक है यहाँ पे सब्लिमेशन। क्या नाम है? सब्लिमेशन। तो क्या है, यह जो मेथड है यह ऐसे मिश्रण को अलग करता है जो क्या होते हैं, सब्लिमेबल होते हैं, यानी कि ऊर्ध्वपाती पदार्थ होते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे ऊर्ध्वपाती देखना है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो मिश्रण है हमारे पास। कौन से मिश्रण है? एक है अमोनियम क्लोराइड और एक है सॉल्ट, नमक। दो मिश्रण है, कौन कौन से? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा क्या है, NaCl, दूसरा क्या है। इन दोनों का मिश्रण हमारे पास है, ठीक है। तो हमें इन दोनों को अलग करना, तो कैसे करेंगे? तो जैसे हम इसको गर्म करते हैं, तो चूंकि नमक ऊर्ध्वपाती पदार्थ नहीं है, जबकि अमोनियम क्लोराइड क्या है, ऊर्ध्वपाती। ऊर्ध्वपाती का मतलब यहाँ पे है ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पे सीधे वाष्पीकृत हो जाते हैं। सीधे क्या हो जाते हैं, यानी कि उनकी सीधे वेपर बनती है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपाती पदार्थ, और इस घटना को सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ जैसे हम इसको हीट करेंगे इन दोनों के मिश्रण को, तो जो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, इन्वर्टेड उल्टा फनल लगा देंगे, यहाँ पे कॉटन लगा देंगे। तो क्या होगा, जब इसकी वेपर उड़ेगी तो ये यहाँ से गर्म हुआ, वेपर गई, और यहाँ ये कॉटन है, यहाँ पे ये ठंडा हो जाता है। तो ये अमोनियम क्लोराइड की लेयर यहाँ बन जाती है, इसमें अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं भाई? सब्लिमेशन। समझ में आ गया? तो ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पे सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहते हैं, और इस घटना को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। अब है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी, ये नाम आपने सुना होगा। तो जो कलर के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उनको अलग करने का क्या है, एक मेथड है। तो हम क्या करते हैं, एक हाथ पे हम एक टिश्यू पेपर या सिंपल पेपर या हम फिल्टर पेपर ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेपर को हम इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हल्के एक बीकर में क्या कर देंगे भाई, हल्का पानी ले लेंगे, ठीक है। और इस पेपर को इसमें डुबो देंगे। डुबोना कितना है, हल्का डुबोना है, ठीक है, इतना। और इसको पेंसिल की सहायता से लटका देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ब्लू कलर की स्याही है ना। तो धीरे धीरे जब ये पानी ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, तो इस ब्लू कलर में कितने कलर हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सारे कलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सेपरेट। जैसे हम क्लोरोफिल का रंग कैसे होता है, हरा होता है ना, लेकिन जब हम उसकी पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो 4 प्रकार का क्लोरोफिल दिखता है। कितने प्रकार का क्लोरोफिल में कितने कलर होते हैं, 4 प्रकार। तो आप लोग घरों में इसको एक पेपर के टुकड़े से कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 2-3 पत्तियां लेके उसको कूटना है, पत्ती का रस निकाला, और एक पेपर पे इस तरह से उसको एक निशान मार देना है, पत्ती मतलब जो लिक्विड निकलेगा, समझ रहे हो। और उस पेपर कटिंग में उसको हल्का पानी में डुबो देना। कैसे, ये वाली टेक्निक दिख रहा है ना। पेपर को पूरा नहीं डुबोना है, और दूसरा ऊपर क्या है, ये निशान पानी के लेवल से ऊपर होना चाहिए। जो आप क्या डालोगे इसमें, पत्ती का कलर डालोगे तो हरा होता है। लेकिन जब पेपर क्रोमेटोग्राफी यानी कि जब इसमें ये प्रोसेस होगी तो क्या होगा, ये कलर अपने अपने कंपोनेंट में अलग हो जाएंगे। तो ये दिख रहा है यहाँ पे सिंपल सा ब्लू कलर था, लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ कितने कलर है, ब्लू है, रेड है और येलो है, ठीक है, हल्का ग्रीन है। तो अलग अलग कलर दिख रहे हैं। तो घरों में जो इंक होती है उस पर भी आप ये कर सकते हो। आज आप लोग घर जाके, ये आपके लिए असाइनमेंट है आज का, ठीक है। तो आपने ये पेपर क्रोमेटोग्राफी कर लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो फिर यहाँ पे इसको ठीक करेंगे, ठीक है। अब है डिस्टिलेशन। क्या है भाई, डिस्टिलेशन। तो ये क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ मिक्सिबल। अभी जो मिक्सिबल लिक्विड्स थे उनके लिए तो हमने क्या करा, सेपरेटिंग फनल का यूज करा। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, ऐसा मिश्रण है जो कि क्या है, मिक्सिबल है, जो क्या है, मिक्सिबल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसको हम कैसे अलग करेंगे।
तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो मिक्सचर है। क्या मिक्सचर है, किस चीज़ का है? मिक्सचर है हमारे पास, किसका? एसीटोन का है और वाटर का है। एसीटोन का है और वाटर का है, ठीक है। दो मिसिबल लिक्विड है, दो क्या है? मिसिबल, जो कि पानी के साथ बिल्कुल घुल गया, पता ही नहीं चल रहा एसीटोन का है और वाटर का है। लेकिन आपको क्या करना है, इसको अलग करना है। आपको क्या करना है भाई, इसको अलग करना है। तो उसके लिए जो ये डिस्टिलेशन, ठीक है, आसवन की जो विधि है वो अपनाई जाती है। तो हमने क्या करा, इन दोनों का जो मिश्रण है वो डिस्टिलेशन टैंक में डाला, ठीक है। इसको स्टैंड पे असेंबल करा। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? स्टैंड, ठीक है। इसको असेंबल करा, ठीक है। और यहाँ से क्या है, एक कंडेंसर लगा दिया। क्या लगा दिया? कंडेंसर लगा दिया। यहाँ थर्मामीटर लगा। अब थर्मामीटर का मतलब यहाँ पे लगाने का है कि आप इस लिक्विड को उतना ही गर्म करेंगे जितना पहले एक लिक्विड का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो क्योंकि दो मिसिबल लिक्विड्स हैं तो पानी का अलग क्वथनांक होगा और एसीटोन का अलग होगा। अब एसीटोन का क्वथनांक क्या है, पानी से कम होता है, तो इसलिए हमने 100 डिग्री पे नहीं ले जाना, उससे कम रखना है एसीटोन की क्वथनांक तक, ठीक है। माना 30 डिग्री या 40 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है। तो उतने टेम्परेचर पर आप इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो यहाँ से इवोपरेट हो जाएगा, यानी कि वहाँ से वाष्पित हो जाएगा। जैसे ही वाष्पित होगा तो कंडेंसर कैसे काम करता बताओ? ये कंडेंसर जो होगा ना, इसके बीच तो पाइप होगा, लेकिन बाहर जो नली होगी वहाँ क्या है, जो पानी का जो आउटलेट होता है ना, रनिंग वाटर, ठंडा पानी, वो इसके चारों ओर घूमता रहेगा। क्यों घूमेगा? ठंडा करने के लिए। इसको संघनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संघनित्र। तो पानी या कोई भी लिक्विड जब ठंडा होता है तो पुनः किसमें, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से ये निकलेगा और ये ठंडा हो जाएगा, फिर एसीटोन आपको यहाँ अलग मिलेगी, ठीक है। और जो इसमें वाटर है वो बच जाएगा। तो हमने दो मिसिबल लिक्विड को डिस्टिलेशन के थ्रू अलग करा। किसके थ्रू? डिस्टिलेशन, आसवन के थ्रू क्या करा, अलग करा। आ रही बात समझ में? तो ये सिंपल सी टेक्निक है, किसके लिए? दो जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनको अलग करने के लिए। और जो इमिसिबल थे, अघुलनीय थे, उनको हमने कैसे अलग करा? प्रभाजी कीप के द्वारा। किसके द्वारा करा? प्रभाजी। लेकिन अगर मिसिबल है तो उसके लिए डिस्टिलेशन। लेकिन अगर 3-4 आपके पास क्या है, मिसिबल लिक्विड्स हैं और वो एक साथ मिले, उनको कैसे अलग करेंगे? उनको कैसे अलग करेंगे बताओ भाई, उसको कैसे अलग करेंगे बताओ? लगाओ, दिमाग लगाओ। बता भाई, कृष्णा बता। अरे सिंपल सा है कि जैसे हमने प्रभाजी कीप का यूज करा था ना, वो तो अलग अलग थे लेकिन ये एक साथ है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर फ्रैक्सिनेटिंग चैम्बर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फ्रैक्सिनेटिंग चैम्बर का यूज करेंगे। प्रभाजी जो स्तंभ होता है उसका यूज करेंगे। तो फ्रैक्सिनेटिंग जो चैम्बर होता है वो इस तरह से होगा, ठीक है भाई। और इसमें क्या होगा, अलग अलग चैम्बर होंगे। अलग अलग क्या होंगे? चैम्बर होंगे, ठीक है। तो जब हम क्या है, इस मिश्रण को गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो अलग अलग लिक्विड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग होगा ना। तो जैसे हम पहले कम तापमान पर रखेंगे तो सबसे कम जिसका तापमान होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, उसको हम ठंडा कर लेंगे, उसको अलग हो गया, ठीक है। माना कच्चा तेल आपके पास सबसे कम था पेट्रोल का, पेट्रोल अलग कर दिया, हो गया। दूसरे स्तंभ में, इनको प्रभाजी जो चैम्बर कहेंगे, ठीक है। दूसरे स्तंभ में जो और जब तापमान बढ़ा है तो दूसरे स्तंभ में क्या आ गया, डीजल आ गया। क्या आ गया? डीजल। इसको हमने अलग करा। फिर यहाँ से हमने केरोसिन अलग करा। उसके बाद नीचे बचा मोम, इसको हमने अलग करा। क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो अलग अलग प्रकार के जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनके लिए हम परभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। डिस्टिलेशन तो दो के लिए हमने यूज कर लिया, ठीक है। अरे बात समझ में? या पानी को जो डिस्टिल्ड वाटर नाम सुना आप लोगों ने, आश्रित जल क्या होता है? उसको तो हम सिंपल वाटर को गर्म करते हैं और सीधे जो भाप के रूप में हमें पानी मिलता है वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती, ठीक है। तो जब हम लैब में यूज करते हैं तो हमें कौन सा पानी यूज करना चाहिए? डिस्टिल्ड वाटर। कौन सा पानी यूज करना चाहिए? डिस्टिल्ड वाटर। क्यों? क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म में आएगा, भाप के रूप में आ रहा है ना। तो जो बारिश का पानी होता है तो वो भी क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म में। क्यों गया? भाप से गया ना ऊपर। हालांकि पर्यावरण में प्रदूषण है तो मिल सकता है उसमें, लेकिन क्या है, भाप से ही तो बादल बन गए। तो बादल बन गए, ऐसा तो नहीं कि मिट्टी भी बादल के साथ चली जाएगी, ऐसा है क्या? नहीं है। तो जब कुछ देर बारिश हो गई उसके बाद जो पानी आएगा बारिश के रूप में वो प्योरेस्ट फॉर्म में होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो भी एक प्रकार का क्या है, आश्रित जल है। वो भी क्या है, एक प्रकार का आश्रित जल। तो डिस्टिलेशन को आप लोग समझ गए भाई?
ठीक है, तो ये अभी जिसकी बात कर रहा था मैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्या है, यह मिश्रण 2 या 2 से अधिक जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है उनको सेपरेट करने के लिए ये किया जाता है। तो क्या है, या तो इसमें क्या है, अलग अलग कॉलम दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना। तो हमने क्या करना है, अलग अलग कॉलम पे जो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड है उसको अलग अलग कॉलम से इकट्ठा कर देना, संगमित कर लेना। तो समझ गए प्रभाजी आसवन। तो आसान भाषा में प्रभाजी आसवन क्या होता है, साधारण आसवन क्या होता है, प्रभाजी की क्या है, ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग फनल क्या है, ठीक है, ये समझ लिया ना, इवोपरेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है। तो ये सेपरेशन टेक्निक जिनका हम साधारणतः यूज करते हैं। अब है जो हमारे पास क्या है, एयर है, उसका हम कैसे उसका सेपरेट करेंगे, हवा के जो क्या है कंपोनेंट है उसको हम कैसे अलग करेंगे। तो क्या है, हमारे पास क्या है, हवा है, क्या है, हवा। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले कंप्रेस कर देंगे, फिर इसको ठंडा कर देंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, तरल हवा प्राप्त होगी। कैसी हवा प्राप्त होगी, तरल हवा प्राप्त होगी। क्या करना है, आपने प्रेशर देना है और ठंडा कर देना, ठीक है। इसके बाद इसको हम क्या है, स्लोली क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हल्का सा वार्म करेंगे, हल्का सा क्या करेंगे, वार्म करेंगे। देन द डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब पानी का टेम्परेचर है तो माइनस में देना पड़ेगा ना, मतलब हवा को हमने माइनस में ठंडा करना पड़ेगा ना। तो फिर ठंडा करके आप उसको हल्का सा वार्म करेंगे और कहाँ ले जाएंगे, प्रभाजी चैम्बर में ले जाएंगे, प्रभाजी आसवन करेंगे इसका, ठीक है, आरी बात समझ में। तो इसको कूल करेंगे, लिक्विड एयर आपको प्राप्त होगी। ये आरेख बना दीजिए तुरंत, ठीक है। तो हवा को कैसे, हवा के कंपोनेंट्स को हम कैसे अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस है ना, कंप्रेशन से क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। और इसका जो है हम क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे। लिक्विड एयर मिली, इसको हम हल्का सा वार्म करेंगे, ठीक है, और इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ऑक्सीजन का, ये -183 पे मिलेगा। कितने पे मिलेगा, -183 पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। -186 पे क्या मिलेगी, जो इसमें आर्गन है, ठीक है। और नाइट्रोजन कितने पे मिलेगा, -196 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगा। आगे बात समझ में। तो इतने पे आप हवा को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास कॉपर है, क्या है ये, कॉपर है, और प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के रूप में आपको मिला है। तो जो सिंपल सा आपके पास मैटर है या पदार्थ है, उसको जब हम क्रिस्टलाइजेशन की या क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से गुजारते हैं तो क्रिस्टल आपको प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखना है, यहाँ एक प्रोसेस है, प्योर सॉलिड इन द फॉर्म क्रिस्टल फॉर्म फ्रॉम द सॉल्यूशन। यहाँ एक प्रक्रिया है जो किसी सॉल्यूशन से प्योर फॉर्म में क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा हमने, 5 ग्राम जो है कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है, किसके साथ, पानी के साथ इसको डिजोल्व करा। तो इसको फिर हमने क्या करा, फिल्ट्रेशन करा। जो इसमें इम्प्योरिटीज है, यानी कि इसमें जो अशुद्धियां हैं उसको हमने क्या करा, अलग करा फिल्ट्रेशन के द्वारा। किसके द्वारा, और इसके बाद इसको एवोपरेट द सॉल्यूशन इन चाइना डिश। चाइना डिश में इसको क्या करना है, वाष्पीकृत करना है। इसके बाद आपके पास क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, गाढ़ा सॉल्यूशन मिलेगा, किसका, कॉपर सल्फेट का। इसके बाद आपको इसको फिल्टर पेपर से क्या करना है, कवर करना है, ढक देना है, और इसको ठंडा होने के लिए रख देना। ठंडा होने के लिए क्या कर देना है, रख देना है। तो इसके कुछ देर बाद जो कॉपर सल्फेट के हैं, ये आपके पास यहाँ पे बुरादा दिया था, पाउडर दिया था कॉपर सल्फेट का, लेकिन आपने क्रिस्टलाइजेशन किया उसका और प्योर कॉपर सल्फेट आपको मिल जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो ये क्या है, क्रिस्टलाइजेशन की एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है, क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन पे एक चीज और बताना चाहता हूँ। आप चीनी को यूज करते हैं ना, तो किस फॉर्म में यूज करते हैं, घरों में चाय पीते हैं सभी लोग, सारे लोग घरों में चाय पीते हैं ना। तो क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू जो है चीनी का क्रिस्टल बनाया जाता है। लेकिन कैसे बनाया जाता है, हम उसमें सेपरेशन टेक्निक अपना रहे हैं, लेकिन कौन सी है, क्रिस्टलाइजेशन वाली। कौन सी प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले आपने क्या करा, चीनी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, गन्ना लाना पड़ता है। कहाँ से लाना पड़ता है, खेत से। ये गन्ना है, क्या है ये, गन्ना।
ठीक है। कहाँ से लाते हैं? खेतों से, खेतों से लाते हैं, फिर मशीन में डालते हैं, उसको सीधे डालते हैं, पहले उसकी हाँ पत्ते अलग हटा देते हैं, छटाई करते हैं, काटते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद उसको कहाँ डालेंगे? मशीन में डालेंगे। कहाँ डालेंगे भाई? मशीन में डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसका रस अलग निकालते हैं, फिर रस को भी फिल्टर कर देंगे जाली से, करते हैं। फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, ठीक है। उससे जो पानी होता है उसको अलग हटाते हैं। फिर उसके हमें क्या मिलती है? ब्राउन शुगर मिलती है, जिसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है, ठीक है। क्या क्या होता है? ब्राउन होता है। फिर उसको क्या है? केमिकल डाल के उससे उसको डिकलराइज करा जाता है, फिर उसमें पानी के साथ घोला जाता है, फिर उसको एकदम गर्म करा जाता है, फिर उसको एकदम ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप उसको क्या करेंगे? गर्म सॉल्यूशन को एकदम कूलिंग पे डाल देंगे तो क्या होगा? क्या होगा भाई? चीनी के क्रिस्टल मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? क्रिस्टल। तो ये प्रोसेस क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। कौन सी प्रोसेस है? क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन समझ गए? क्रिस्टल प्राप्त करना, किसी पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त करना, ठीक है। सब्लिमेशन पता हो गया, फिल्ट्रेशन पता हो गया, सेपरेटिंग फनल पता हो गया, फ्रैक्शनेटिंग फनल पता हो गया ना। तो ये आपने जो सेपरेशन टेक्निक्स है उनको आपने क्या करना है बेटा? याद कर लेना है, ठीक है। क्या करना है? याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। कौन सी चेंज? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो कोई बताएगा भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? कोई बताएगा? बताओ भाई। दीपिका तू ही बता दे, तू ही आई ना फर्स्ट है। हाँ, जिनको जिस परिवर्तन को देख सकते हैं, वो तो हम रासायनिक को भी देख सकते हैं। क्या होता भाई? ये भंडारी बता। जिस परिवर्तन को देख सकते हैं। चलो बेटे, ठीक है। आप डेली लाइफ में इन परिवर्तनों को देखते हैं लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं। जैसे अभी हमने कहा कि बर्फ का पिघलना, बर्फ गिरी थी आजकल, ठीक है। और फिर क्या है? बर्फ पिघली, फिर क्या हुआ? पानी बना, फिर धूप आई, फिर भाप बन गया। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या हो रहा है? एक पदार्थ दूसरी अवस्था में बिना अपने गुणों में परिवर्तन, बिना अपने जो रासायनिक गुण है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ अपनी भौतिक अवस्था बदलता है। आकार बदल सकता है, अवस्था बदल सकता है, ठीक है, रूप बदल सकता है अपना, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो क्या है गुण है, वो सेम रहते हैं। तो जैसे आप क्या है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O है ना H2O। बर्फ का भी H2O है, भाप का भी H2O है, सबका केमिकल फॉर्मूला एक ही है, तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक ही है, लेकिन वो क्या है अपनी अवस्था तापमान के आधार पर बदल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। ये अगर मेरे पास पेन है, इसको तोड़ देंगे तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन रहेगा, तो पेन ही ना, है ना। तो जो भौतिक परिवर्तन है वो क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है, यानी कि एक अवस्था से दूसरी में हुआ और दूसरी से पहली में आ जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन में सिर्फ पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदलती है, जो भौतिक अवस्थाएं होगी सिर्फ वो बदलेगी, ठीक है। तो जैसे पत्थर का टूट जाना, कांच का टूट जाना, ठीक है, बर्फ का पिघलना, ये सारे क्या है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर कोई पदार्थ परमानेंटली बदल जा रहा है, जो उसका मूल पदार्थ था, ऐसा परिवर्तन हो गया कि उसके सारे गुण बदल गए, रंग बदल गए, आकार बदल गए, रूप बदल गए, सब बदल गए, तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमने खाना खाया, तो खाना खाने के क्या होता है? डाइजेशन होता है। फिर डाइजेशन के बाद क्या होता है? क्या बनता है? क्या बनता भाई? अरे क्या बनता है? मल बनता है कि नहीं बनता है? तो मल बिल्कुल अलग चीज है, जो खाया वो बिल्कुल अलग चीज है ना, अलग चीज। तो क्या हुआ? उसका रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो मल को हम खाने में फिर बदल सकते क्या? अरे बदल सकते क्या? नहीं बदल सकते ना, क्योंकि उसमें केमिकल चेंज हो गया। क्या हो गया? केमिकल चेंज। इसी तरह से दूध का अगर दही बन गया, दूध के क्या बन गया? अगर दही बन गया, तो दही को आप दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। लोहे का सामान लगा हुआ है, इससे जंग लग गया, तो जंग से फिर लोहे को बना दोगे? नहीं बना सकते।
तो ऐसा परिवर्तन जो परमानेंट होता है, जिससे कि उसकी सारी अवस्थाएं बदल जाती है, या उसका जो प्रॉपर्टीज है, मूल जो गुण है उसके, वो बदल जाते हैं। और जो परमानेंट है, अनुत्कर्मणीय, एक बार हो गए तो रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ऐसे परिवर्तन को हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या है, जैसे आग का जलना, लोहे पे जंग लगना, हम सांस ले रहे हैं ना, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, रासायनिक अभिक्रिया, समझ रहे हो। और भौतिक परिवर्तन में क्या कहा हमने, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, ठीक है, पानी का गिर जाना, पत्थर का टूटना, कांच का टूट जाना, ये सारे क्या है, भौतिक परिवर्तन। समझ गया ना। आपकी डेली लाइफ में होता है, लेकिन आपने किस ढंग से याद करना है, बताओ बताओ भाई। हाँ, उसकी परिभाषा को किस ढंग से जो है बोलना है, किस ढंग से सर्व करना। आपको खाना बनाना आता है, सर्विंग नहीं आ रही। आपने दाल बना दी, चावल बना दिए, सारा बढ़िया ढंग से खाना बना दिया, लेकिन क्या कर रहे हो, हैं, सर्व ढंग से नहीं कर रहे हो, हैं। पहले पानी डाल दे रहे हो थाली में, फिर उसमें चावल डाल दे रहे हो, दाल डाल रहे हो गया सत्यानाश। तो सर्विंग करनी नहीं आ रही तुमको। बाकी चीज तो पता है ना, सब चीज है। ये सोने का भी समझ में कितना अच्छा आ रहा है ना। हाँ, ऐसी अगर खाने को ऐसी परोसोगे तो नंबर मिलेगी क्या खाने में? हालांकि खाने में नंबर तो नहीं मिलते होंगे तुमको, लेकिन परीक्षा में तो नंबर मिलेंगे ना। तो सर्विंग कैसे करते हो? तुमने जो साल भर पढ़ा, साल भर लिखा, साल भर देखा, साल भर समझा, सिर्फ दिमाग की तक है, उसकी सर्विंग करनी नहीं आ रही, परोसना नहीं आ रहा है, तो नंबर कम मिलेंगे ना। ठीक है, तो जैसे परोसोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। आगे बात समझ में, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा अभी। आज के लिए इतना ही, कल दूसरे चैप्टर के साथ। ठीक है।